हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जैव उर्वरक। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं डायरेक्टली। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक सबको पता है, बायो फर्टिलाइज़र इंग्लिश में। फर्टिलाइज़र क्या करता है, पौधों को उनकी उत्पादकता, जो फसल हो रही है उनकी उत्पादकता बढ़ाने का काम करता है। ठीक, तो इसमें से सही चुनना है। जैव उर्वरक क्या होता है, कौन सा होता है, एक एजोला है और दूसरा नीलहरित शैवाल है, अल्फ़ा नहीं है। ठीक है, जो बायो फर्टिलाइज़र होता है उसको 4 भागों में मतलब डिवाइड किया गया है। एक तो ये है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक, एक सेकेंड, ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो जैव उर्वरक हैं उनका नाम देख लीजिए। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलियम है, एसेटोबैक्टर है, नीलहरित शैवाल है और एजोला है। फिर उसके बाद फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक कौन से हैं, बैसिलस है, सूडोमोनास है, एस्परजिलस है। आई नो थोड़े से टफ़ हो सकते हैं नाम कुछ लोगों के लिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टफ़ हो सकते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि आप अपने साइंस वाले पोर्शन में नोट करें और उसे जल्दी जल्दी रिवाइज़ करें ताकि वो याद हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर है, सेलुलोटिक, लिग्नोलिटिक, ठीक है, इसको ट्राइकोडर्मा भी कहते हैं और इसको ह्यूमिकोला कहते हैं। और चौथा है, पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया कौन सा है, सूडोमोनास की प्रजाति। इस प्रकार नीलहरित शैवाल और एजोला जैव उर्वरक हैं, जबकि अल्फ़ा क्या है, एक फलीदार पौधा है, जैसे कि टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया, ठीक है, ये भी एक फल है, फलीदार पौधा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। तो ये सारे होते हैं, राइजोबियम, अभी हमने देखा राइजोबियम, नीलहरित शैवाल और एजोला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही है। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो एजोला है, एजोला देख रहे हैं, एजोला लगभग सब में आ रहा है, तो ये तो याद हो जाएगा जल्दी से। कौन सा जैव उर्वरक है, तो एजोला। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि इनमें से जैव उर्वरक के रूप में कौन सा प्रयोग होता है। तो अल्फ़ा तो हमने देख लिया, वो तो नहीं होता है, वो तो एक पौधा है। ये दोनों होता है। ठीक है, अब हम ऑप्शन से निकाल लें, इन्होंने तो आंसर नहीं दिया है और तो और वो एस्ट्रिक भी लगा दिया है। तो पहला दूसरा तो ऑप्शन समझ में आ रहा है, मतलब पहला और दूसरा जो है वो तो सही है, लेकिन नाइट्रोलिन का अभी तक कहीं हमने नहीं पढ़ा, तो नाइट्रोलिन हमें नहीं पता कि ये होता है कि नहीं होता है, और अल्फ़ा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीव नहीं हैं। तो माइकोराइजा नहीं है। अभी हमने पढ़ा नोस्टॉक, एजिटोबैक्टर, एनाबीना, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले हैं, जीव हैं। ठीक है, जबकि माइकोराजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता। माइकोराजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। तो ये हो गया दाल। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सजीवी संयोजन करते हैं। क्या होता है ना कि आपने सरकार ने एक ऐसी स्कीम निकाली थी जिसमें क्या था कि मिट्टी जो है उसको लैब में ले जाके दिखाना था, और जो भी उसमें कमी होती, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कमी को बस इतना था कि जैसे हमारे बॉडी में कोई चीज़ कम है, हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी है, हम प्रोटीन अलग से ले लें, हो गया, सब ठीक है। उसी तरह विटामिन हैं वगैरह वगैरह, उसी तरह मिट्टी के साथ भी है, जो चीज़ें कमी हैं उनको आप लेबोरेटरी में ले जाइए, वो बता देंगे और फिर उस हिसाब से आप अपने उर्वरक डाल दीजिए। तो दालों के साथ ये है कि नाइट्रोजन को लेके उनके साथ दिक्कत रहती है, तो वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अलग से उर्वरक वगैरह दिया जाता है। तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदल देते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक है,
और जो अमोनिया आयनों के रूप में नाइट्रीकरण जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण कर देता है। कुल मिला के इस फॉर्म में होना चाहिए और फिर वो उसको ग्रहण कर लेंगे पौधे जो दलहनी फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन का रूप कौन सा है? नाइट्रेट। ठीक है। और नाइट्रेट नाइट्रोजन का वह रूप है जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुरूप भोजन के रूप में प्रयोग जैव उर्वरक कौन सा है? एजोला। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 20% की वृद्धि दर्ज की जाती है। अब आप बन सकते हैं हीरो। जैसे ही लगे कि आसपास किसी को बताना है तुरंत बता दीजिए, है ना। एक मौका है बढ़िया हीरो बनने का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो एजिटोबैक्टर नहीं है, ये जैव कीटनाशी नहीं है। ठीक है। एजिटोबैक्टर एक जीवाणु है। तो क्या सही है इसमें देख लेते हैं। नील हरित शैवाल क्या है? जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण है और बायो 902 सरसों का कायक्लोन है। एजिटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। ध्यातव्य है कि एजिटोबैक्टर जीवाणु स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो यह है धान। हम नील हरित शैवाल की बात कर रहे हैं। ठीक है। यह हो जाएगा धान। विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवियों जैसे कि एजिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, थोड़ा सा बोलने में मुझे कठिनाई हो रही है ये, और राइजोबियम, नील हरित शैवाल और फास्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं यथा नाइट्रोजन निर्धारण, फास्फेट सोल्यूबिलाइज़र एवं पौध वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधों के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु मतलब नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु धान की फसल में किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति में किया जाता है, अभी हमने देखा धान। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है? तो यह है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म ये देखिए ये क्या है? प्रोकैरियोटिक शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो कि एजोला एक जलीय फर्न है, जबकि एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। नील हरित शैवाल क्या है? एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं वो है, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबिना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचर कौन है? अभी हमने देखा नील हरित शैवाल। ठीक है। बस इतना समझ लें कि एजोला और नील हरित शैवाल बेस्ट फ्रेंड है, उनका साथ रहना ज़रूरी है। एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है। क्वेश्चन नंबर 16, जलीय फर्न जैसे एजोला है, अभी हमने देखा जलीय फर्न एजोला, जलीय फर्न एजोला। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो यह है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन ए। अच्छा आप खुद सोचो, ऑप्शन जो दिया है प्रोटोजोआ, विषाणु, ठीक है,
कोई मतलब नहीं बनता इसमें से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो यह है साइनोबैक्टीरिया। जैव उर्वरक, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 19, फलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है, मतलब नाइट्रोजन बढ़ाने की बात कर रहा है, जो फसल उत्पादन है उसमें। तो इसमें आंसर है डी और सभी है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। मतलब कुल मिला के बस ये कह रहा है कि अगर फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो नाइट्रोजन की उसमें क्षमता वगैरह बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे क्या किया जाए? तो उसमें यह है कि उर्वरक की मात्रा को बार बार प्रयोग करना, नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार इसको फिर से पढ़ें, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? सोयाबीन, तो यह राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में रिड्यूस करने का कार्य करते हैं, अपचयित। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी के रूप में रहते हैं, जीवित रहते हैं। लेगुमाचोसे ग्रंथित बैक्टीरिया, नोड्यूल बैक्टीरिया राइजोबियम है, जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है। एक तो है सोयाबीन जो हमने अभी देखा, ये है राइजोबियम जैपोनिकम। फिर है 3 पतिया घास, क्लोवर बोलते हैं इसको, राइजोबियम ट्राइफोली। लुसर्न है जिसमें राइजोबियम मेलिलोती। जलीय फर्न है एनाबीना एजोली। और गुन्नेरा मैक्रोफाइला। तो ये हो जाएगा नॉस्टेक मस्कोरम। ठीक है। ये बिना याद किया तो याद होने से रहा। आगे चलते हैं। खेती में बायोचार का क्या प्रयोग है? बायोचार, ठीक है, ये IAS 2020 का क्वेश्चन है प्री का। हम डायरेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वही चीज़ है, ठीक है, जो ऊपर दिया है वही चीज़ है। समझते हैं कि क्या है। बायोचार उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयोग होता है। इसे प्रायः कृषि अपशिष्ट क्या है? जैसे गेहूं है, धान है, ज्वार की भूसी है, कुक्कुट, इन सब का अपशिष्ट। ठीक है। इसके पायरोलिसिस एक विधि है के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से मृदा की उर्वरक शक्ति व जल धारण क्षमता तथा फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है। ये करंट में रहा होगा उस टाइम, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। बायोचार पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। आप ये देखो कि ये कितना अच्छा है, कितना हेल्पफुल है पर्यावरण के लिए। जो ग्रीन हाउस गैस मृदा से निकलती है उसको कम करने में सहायक होता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है। ये बहुत अच्छी विधि है, एक बार ज़रूर गूगल करें क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? पूछा है नहीं है, तो धान। देखते हैं क्या है। दलहनी फसलें जैसे कि चना, मटर, सेम, अरहर आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगर इसे ना समझ में आया तो दोबारा पढ़ें कि क्या हो रहा है। आप चाहें तो हम दोबारा पढ़ लेते हैं। इनमें क्या है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो धान नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे नाइट्रोजन
की जब कमी हो जाती है उसमें, तो हम लोग यूरिया, नीलहरी शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग करते हैं। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में दलहनी फसलें ये जो है सेम मटर और अरहर, इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु वगैरह पाए जाते हैं जो नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 2,4-D है, क्या है? तो ये खरपतवार नाशी है। पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, अभी पता नहीं, अभी तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रिसेंट ईयर्स में। देखिए 1999 में पूछा गया था। तो ये क्या है 2,4-D? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवार नाशी के रूप में में फसल में प्रयोग किया जाता है। ध्यातव्य है कि खरपतवार खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप से उगकर जल, प्रकाश, खनिज इत्यादि का फसलों के लिए प्रतियोगिता करने लगते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अगर आपने कोई पेड़ पौधा लगाया है, ठीक है, और उसके आसपास भी कुछ अलग से पेड़ पौधे लगे जा रहे हैं, तो जो प्रोटीन, जो चीज़ें आपके पौधे को लगनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, वो और पौधे लिए जा रहे हैं। तो उसी के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है पूछा है। ठीक है, पहला देखते हैं, इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। अच्छा, ठीक है, ये बात तो सही है। दूसरा है, इसमें कार्बनिक पदार्थ का तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं। भाई धीमा नहीं करते हैं, तेज कर देते हैं। जो केंचुए और जो अन्य जीव, सूक्ष्म जीव वगैरह जैसे कवक है, जीवाणु, ये तेज करने की प्रक्रिया करते हैं, मतलब। ठीक है, और ऑप्शन डी है, निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल मूत्र, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। ठीक बात है, आंसर हो गया सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 24 हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हमने फाइनली एक और चैप्टर कर लिया है हमने, जैव उर्वरक। ठीक, चलिए, थैंक यू।